इन बीएलओस के ऊपर कलेक्टर्स का दबाव होगा, कलेक्टर्स के ऊपर सत्ताधारी पार्टी का दबाव होगा, मुख्यमंत्री का होगा, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, ताकतवर जो पार्टी है वहां सत्ता में बैठी हुई उसका दबाव होगा। हमने अपने पिछले वीडियो में भी धारण आपसे बात की थी कि जिन जिन राज्यों में 3-3 साल बाद चुनाव है, वहां आप क्यों 4 दिसंबर तक ही करा लेना चाहते हैं? वहां वहां ये टाइमलाइन, ये टाइम लिमिट इतनी कम क्यों है? चलने दीजिए ना, सतत चलती हुई प्रक्रिया है। हमेशा इस एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी नहीं। राजनीतिक दल भी जो इसका विरोध कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप एसआईआर मत कीजिए। राइट। एक तो वो जिस तरह की जा रही है और उसके पीछे जो नियत छुपी हुई है, जो अब सामने भी आ रही है, वो ठीक नहीं है। कि इन मौतों के लिए मैं तो कहूंगा ये सांगठनिक हत्याएं हैं, ये सरकारी सिस्टम के द्वारा की गई हत्याएं हैं, इनकी जिम्मेदार सरकार है। तो सरकार, सरकारी विभाग जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर काम करते हुए, अपने फर्ज को अंजाम देते हुए इस तरह अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो। आप कोविड काल में लॉकडाउन के समय महाराष्ट्र से, गुजरात से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश भटकने वाले लाखों करोड़ों लोगों की कतारों को देखिए। किसान आंदोलन में महीनों तक बैठे हुए किसानों की कतारों को देखिए। और इन तमाम घटनाओं में नोटबंदी, लॉकडाउन, किसान आंदोलन और अब एसआईआर, कितने बेकसूर लोग मारे गए। लेकिन सतपाल मलिक ने एक बार बताया था कि किसान आंदोलन में हुई मौतों को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने पूछा था क्या मेरे लिए मरे हैं? उस पर मुझे मेरे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमर उजाला के संपादक रहे हैं, रवीश श्रीवास्तव, उनकी 2 पंक्तियां याद है। बारूद पे तशरीफ लब पे ठहाके देखो, बारूद पे तशरीफ लब पे ठहाके देखो, पाप धोने आया है वो, गंगा में नहाने देखो। साथियों नमस्कार। बीएलओ की मौतों की खबर आपको पुरानी लग सकती है। बीते कई दिनों से बीएलओस की मौतों की, बीएलओस के द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की खबर आ रही है और ऐसे विजुअल्स निकल के आ रहे हैं जो कि लोगों को रुला देने के लिए काफी है। लेकिन क्या इस पूरे मामले को लेकर सरकारों को फर्क पड़ता है? क्या इन तमाम मौतों से सरकार जरा सी भी चिंतित है कि कम से कम एक ऑबिचुरी आ जाए, कम से कम एक सांत्वना आ जाए सरकार की तरफ से कि जिन भी लोगों ने अपनों को खोया है हम उनके साथ हैं, उनका साथ देने को रेडी है? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। और जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उनके परिवार जिस तरीके की बातें मीडिया को बता रहे हैं, अगर उसमें 10% की भी सच्चाई है तो फिर ये एसआईआर का पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसीजर पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड दिखाई देता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश पाठक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। सर पहला सवाल तो यही है कि क्या लोगों को ये खबर पुरानी लगने लगी होगी कि बीते कई दिनों से, 2 हफ्तों से मौतों की खबरें आ रही हैं और सरकार की ओर से कोई रिएक्शन नहीं है, कोई भी एक सिंगल रिएक्शन तक नहीं है, ना चुनाव आयोग की तरफ से, ना सरकार की तरफ से। और ये सरकारी मुलाजिम है, सरकार के लिए काम करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इतने इनसेंसिटिव है? देखिए धरण, कितने संवेदनहीन है हम लोग, हमारा समाज, सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग। उस पर मुझे मेरे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमर उजाला के संपादक रहे हैं, रवीश श्रीवास्तव, उनकी 2 पंक्तियां याद है। बारूद पे तशरीफ लब पे ठहाके देखो, बारूद पे तशरीफ लब पे ठहाके देखो, पाप धोने आया है वो, गंगा में नहाने देखो। हमने देखा है कि दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भी हमारे सत्ता के शिखर पर बैठे महानायक, महापुरुष विदेश में ठहाके लगा रहे थे, विदेश दौरा करते थे। हमने इस देश ने देखा है कि पिछले 10-11 सालों में
कितनी ऐसी कतारें लगी हैं, कितनी ऐसी लाइनें लगी हैं जहां बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप नोटबंदी की कतारों को याद कर लीजिए। आप कोविड काल में लॉकडाउन के समय महाराष्ट्र से, गुजरात से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश भटकने वाले लाखों करोड़ों लोगों की कतारों को देख लीजिए। किसान आंदोलन में महीनों तक बैठे हुए किसानों की कतारों को देख लीजिए। और इन तमाम घटनाओं में नोटबंदी, लॉकडाउन, किसान आंदोलन और अब एसआईआर, कितने बेकसूर लोग मारे गए। लेकिन सतपाल मलिक ने एक बार बताया था कि किसान आंदोलन में हुई मौतों को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने पूछा था, क्या मेरे लिए मरे हैं? तो आप धारण जी जिनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वे एसआईआर में लगे हुए सरकारी मुलाजिमों, सरकारी कर्मचारियों की मौत पर सांत्वना के दो शब्द कहेंगे, वो उम्मीद बेमानी है। हो सकता है वे ये कह दें, क्या मेरे लिए मरे? लेकिन इसमें एक फर्क है। अब तक जिन लोगों की मौतों का हमने जिक्र किया, जिन घटनाओं की बात की, चाहे वो नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो, किसान आंदोलन हो या और ऐसी दूसरी घटनाएं, उसमें सरकारी कर्मचारियों की मौत इस रूप में नहीं हुई। ये तो विधिवत एक कार्य विशेष को अंजाम देते हुए, एक विशेष अभियान में लगे हुए कर्मचारियों की मौतें हैं। इन कर्मचारियों के लिए तो सरकार, सरकारी विभाग जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर काम करते हुए, अपने फर्ज को अंजाम देते हुए इस तरह अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो। देखिए, सेना या पुलिस अपने काम को अंजाम देते हुए शहीद होते हैं, वहां सेना या पुलिस के लोग, वो परिस्थितियां अलग होती हैं। उन यूनिफॉर्म सर्विसेज में तो जान का, जिंदगी का जोखिम होता है, लोग जानते हैं। उन सेवा में जाने वाले लोगों को पता होता है कि हमें कभी भी युद्ध में जाना पड़ सकता है, या इंटरनल सिक्योरिटी में, आंतरिक सुरक्षा में, दंगे फसाद रोकने में, कानून व्यवस्था कायम करने में जान जा सकती है। लेकिन इस काम में जो लोग लगे, सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं, व्याख्याता हैं या और सरकारी मुलाजिम हैं, उन पर इतना दबाव, इतना प्रेशर कि वे खुदकशी पे मजबूर हो जाएं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी, इन मौतों का जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार है। और इस काम को करते समय जो बुरी नीयत अब सामने आ रही है, अभी हम उस पर आगे बात करेंगे कि सरकार की मंशा क्या है एसआईआर के जरिए, किनके नाम जोड़ने हैं, किनके काटने हैं। और अगर ये इरादतन हो रहा है और वैसा अगर कोई करने को तैयार नहीं है, कोई कर्मचारी, कोई शिक्षक, कोई व्याख्याता, तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ रही है, आत्महत्या करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि इन मौतों के लिए मैं तो कहूंगा ये सांगठनिक हत्याएं हैं, ये सरकारी सिस्टम के द्वारा की गई हत्याएं हैं, इनकी जिम्मेदार सरकार है। जी धन्यवाद। सर मैं अभी थोड़ा सा और इसके बारे में ही बात करना चाहता हूं कि हम जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, जब बिहार में एसआईआर हुआ और फिर 12 राज्यों में ये एसआईआर शुरू किया गया, दूर से हम सभी लोगों को लग रहा था, आपको, हमको, कि इस प्रक्रिया में बीएलओ एक विलन है, बीएलओ या फिर विलन का साथी हो सकता है। अब हमें समझ में आ रहा है कि बीएलओ ही इस पूरी प्रक्रिया का पहला विक्टिम है। विक्टिम वोटर तो है ही, पहला विक्टिम बीएलओ भी बन जाता है कि एकदम देखिए, इस चेंज को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जनता के सामने जाने वाला चेहरा तो बीएलओ है। जी। मतदाता के घर घर तो उसे जाना है, उसे नाम पते ढूंढने हैं, उससे फोटो की तस्दीक करनी है। और मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि हमें इस एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी नहीं। राजनीतिक दल भी जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप एसआईआर मत कीजिए। राइट। एक तो वो जिस तरह की जा रही है और उसके पीछे जो नीयत छुपी हुई है, जो अब सामने भी आ रही है, वो ठीक नहीं है। दूसरी, उसकी समय सीमा ठीक। हमने अपने पिछले वीडियो में भी धारण आपसे बात की थी कि जिन जिन राज्यों में 3-3 साल बाद चुनाव है, वहां आप क्यों 4 दिसंबर तक ही करा लेना चाहते? वहां वहां ये टाइमलाइन, ये टाइम लिमिट इतनी कम क्यों है? चलने दीजिए ना, सतत चलती हुई प्रक्रिया है। हमेशा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है, इसमें किसी को ऐतराज नहीं।
इसे आप गहन पुनरीक्षण कह रहे हैं, इस पर भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आप इसको इतनी जल्दी में क्यों कराना चाहते हैं? मनमाने तरीके से लोगों को मृत क्यों बता दे रहे हैं? जिंदा लोगों के नाम क्यों काटे जा रहे हैं? माता पिता के नाम में XYZ FZE, पतों में 00, एड्रेस में, ये कैसा पुनरीक्षण है? और इसका शिकार फिर आते हैं उसी पर, इसका विक्टिम, इसका पहला शिकार, पहला पीड़ित अगर कोई है तो वो BLO। एक तरफ उसके ऊपर अपने अधिकारियों का दबाव है, कलेक्टरों का दबाव है, कलेक्टरों पर आयोग का, लेकिन पिस तो BLO रहा है। वो गली गली भटक रहे हैं, लोगों के घर घर जाकर दस्तक देकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, बहुत से लोगों ने सुझाव दिया है, क्या इस जी। प्रक्रिया को अंजाम पहुंचाने के लिए सरकार अस्थायी रूप से एक अमले की भर्ती नहीं कर सकती थी? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए इस देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी, आजाद भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी है इस पर, तो क्या सरकार 2 महीने या 6 महीने के लिए एक ऐसा अमला भर्ती कर लेती, अस्थायी नियुक्तियां करते उन बेरोजगारों की, उनसे ये काम कराते, उन्हें 15 दिन ट्रेनिंग देते कि इस तरह से फॉर्म भरवाना है, ये प्रोसेस है। तो इससे 2 काम होते, एक तो जब शिक्षक लगे, इसमें पूरा एकेडमिक अमला लगा हुआ है, शिक्षा जगत पूरा इस काम में लगा है, जी। तो स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरे, इन पर अनावश्यक दबाव है टारगेट पूरा करने का। तो आप एक समानांतर पूरी व्यवस्था इसकी करते, नई भर्ती करके, भले उनको तदर्थ नियुक्ति दी जाती, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होते, लेकिन 6 महीने, 3 महीने के लिए कुछ तो रोजगार मिलता बेरोजगारों, एक काम सीखते, आगे चलकर फिर किसी और काम में उनका उपयोग किया जा सकता था। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है कि सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया और बेहद पीड़ादायी बना दिया, बेहद कष्टप्रद प्रक्रिया है, और इसका खामियाजा हमारे BLO भुगत रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा, ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये आम लोग नहीं है उस तरह से। सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना तो विभाग का, शासन का दायित्व है। वो अपनी जान गंवाने पर मजबूर हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सर, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा कि 2 तरह के बयान हमको देखने को मिले और दोनों ही तरह के बयान मौजूदा सरकार के ऊपर बड़े सवाल उठा रही है। एक महाराष्ट्र से scroll.in में छपी एक खबर के मुताबिक, जहां पर scroll.in की पत्रकार ने BLO से बात की और उन्होंने साफ शब्दों में यह बताया कि कई पार्टियों के लोग हमारे साथ जाते हैं, जब जब हम ये फॉर्म बांटने जाते हैं या फिर मास रजिस्ट्रेशन की ड्राइव होती है, और हमें वोटर को वेरीफाई करने का टाइम नहीं दिया जाता और बड़े नंबर में वोटर लिस्ट में लोग शामिल करवा लिए जाते हैं। एक हिस्सा तो ये है। दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश से एक BLO जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उसके फादर का बयान सामने आता है कि वो अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं, उनकी बातचीत के बारे में, कि उनके बेटे को OBC वोट्स को काटने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। एक तरफ मास एडिशन और एक तरफ टारगेटेड मास डिलीशन, ये दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं, और ये काम भी BLOs के द्वारा करवाया जा रहा था। आप इन दोनों ही चीजों के बारे में क्या सोचते हैं सर? देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा है। मैं शुरू से जिसकी तरफ इशारा कर रहा था कि मंशा, जी। सरकार की और आयोग की मंशा क्या है। महाराष्ट्र की घटना तो आप जानते हैं, बिहार में भी इसी तरीके से मास डिलीशन हुआ, मास एडिशन हुआ, लेकिन वो मैं उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं मानता हूँ, उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर आप इरादतन टारगेटेड डिलीशन कर रहे हैं, लक्ष्य बनाकर BLO से कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है बहुत स्पष्ट, उस BLO के पिता ने कहा है कि OBC के नाम हटाने के लिए दबाव डाला जाए। अब ये दबाव कौन डाल रहा होगा, क्यों डाल रहा होगा? 2 सवाल है। नंबर 1, दबाव वही डाल सकता है जिसके पास अधिकार हो उसके ऊपर का, जो सुपीरियर हो, उसका बॉस हो, यानी कलेक्टरों के ऊपर, क्षमा कीजिए, इन BLOs के ऊपर कलेक्टर्स का दबाव होगा, कलेक्टर्स के ऊपर सत्ताधारी पार्टी का दबाव होगा, मुख्यमंत्री का होगा, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद,
ताकतवर जो पार्टी है वहां सत्ता में बैठी हुई उसका दबाव होगा। दूसरा पहलू ये है कि किन लोगों के काटने, ये जो चिन्हित करके लोगों को मतदाता सूची में से बाहर किया जा रहा है, ये लोग कौन लोग? या तो सत्ता में बैठी पार्टी ने ये चिन्हित कर लिया है कि ये धर्म विशेष या धर्म जाति विशेष वर्ग विशेष के वे वोटर हैं जो हमें वोट नहीं देते, पिछली बार नहीं दिया था, उससे पिछली बार नहीं दिया था। इन्हें चिन्हित करके इनको अभी से वोट डालने के हक से ही वंचित कर। मैं वो कम ज्यादा से ज्यादा इसे ज्यादा खतरनाक मानूंगा। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके पीछे भी हो सकता है किसी दिन खुलासा हो कि वहां भी वर्ग देखकर वोट काटे गए, क्षेत्र देखकर वोट काटे गए, वोटर लिस्ट में से हटाए गए। उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी ओबीसी के दम पर चलने वाली पार्टी है, उसका एक अच्छा ठोस वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, तो अभी से अगर आप ओबीसी वोटर्स के नाम मतदाता सूची में से हटा देंगे, फिर वे लड़ते रहे शामिल कराने के लिए, फिर उनकी कितनी सुनवाई होगी हम नहीं जानते, कितने करेक्शन होंगे, कब करेक्शन हो पाएंगे। ये उससे ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र को, चुनाव प्रक्रिया को इस तरह से छांट कर अपने हक में बना ले, ऐसी कोई छन्नी लगा देंगे कि जो व्यक्ति, जो वर्ग आपको वोट नहीं देता है वो वोट देने ही लायक न रहे, उसका नाम ही वोटर लिस्ट तक न पहुंच पाए, तो ये हमारे पूरे संवैधानिक ढांचे और संविधान को, उसकी ताबूत को जमीन में गाड़ने का काम है, उसकी ताबूत में कील ठोकने जैसी हरकत है। क्योंकि लोकतंत्र ने, संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है, हर बालिग को वोट देने का अधिकार है, वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, वर्ग, रंग, लिंग, किसी भी आधार पर उसे भेद नहीं किया जा सकता उसमें। लेकिन अगर आप कुछ खास वर्ग के लोगों को वोटर लिस्ट में से ही बाहर करने में आमादा है, करने पर आमादा है, तो ये पूरी तरह से संविधान को खत्म करने की दिशा में एक कदम। देखिए, बात तो ये साफ हो चुकी है कि जिसको हम विलन माने बैठे थे वो असल में इस पूरी प्रक्रिया का पहला विक्टिम साबित हुआ है। और जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उन परिवारों के अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको रोना डेफिनेटली आ जाएगा। और हम नहीं चाहेंगे कि किसी परिवार के साथ ऐसा हो, लेकिन जब प्रेशर बनता है कि ओबीसीज के वोट काटो, और जब प्रेशर बनता है कि जो हम लेकर आ रहे हैं, जो व्यक्ति हम लेकर आ रहे हैं, उसका वोट आपको जोड़ना ही जोड़ना है, तो एक मॉरल कॉम्पस भी इंसान का होता है जो उसे बेबसी के एक दोराहे पे खड़ा करता है, या तो वो नौकरी छोड़ दे या दुनिया छोड़ दे। इसी तरह की सिचुएशन बीएलओ के साथ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस तरह की चर्चाओं को जरूरी तौर पर सुनने के लिए। बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।